गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम 20 फरवरी 2025 के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि दिल्ली इलेक्शन के रिजल्ट आने के 11 दिन के बाद हमारे सामने दिल्ली की नई चीफ मिनिस्टर आ चुकी हैं। इनका नाम है रेखा गुप्ता जी। एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि दिल्ली में अगर हम बात करें चीफ मिनिस्टर्स की, तो ये फोर्थ फीमेल चीफ मिनिस्टर यहाँ पे बनने जा रही हैं दिल्ली की। जैसे फॉर एग्जांपल, इससे पहले आप नोटिस कर पाओगे सुषमा स्वराज जी दिल्ली की चीफ मिनिस्टर बन चुकी थी। इसके अलावा शीला दीक्षित जी ने काफ़ी लंबे टाइम तक दिल्ली के की चीफ मिनिस्टर रही। उसके बाद आतिशी जी आपको देखने को मिलती हैं। एंड अभी इसी तरह से आपको फोर्थ वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली आपको देखने को मिल जाएंगी, रेखा गुप्ता जी। एक चीज आप बड़ी एक्साइटिंग और भी आप नोट कीजिएगा कि आज के समय ना इंडिया में केवल वेस्ट बंगाल ही ऐसा स्टेट था जहां पर एक महिला चीफ मिनिस्टर थी। ममता दीदी के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। अब ये सेकंड, मतलब दिल्ली की जो चीफ मिनिस्टर बन रही हैं, ये सेकंड फीमेल आपको चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगी आज के समय के ऊपर। तो यानी कि ना महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पे काफी कम था। तो उनका कहीं ना कहीं महिला का एक चीफ मिनिस्टर बनना, ये डेफिनेटली एक दिखाता है कि महिलाएं भी आगे आ रही हैं। इवन इसी तरह से हमारे पार्लियामेंट के अंदर भी महिलाओं का अगर नंबर्स बढ़ेंगे, उससे जो पॉलिटिकली अगर मैं बात करूं, एम्पावरमेंट भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर बात करें इंटरनेशनल न्यूज़ की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात कही है। दरअसल में ये पत्रकारों के साथ बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने यहाँ पे बोला कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत ही क्लियरली बता दिया कि कोई भी मेरे साथ आर्ग्यू नहीं कर सकता। अगर उनको भारत के ऊपर यहाँ पे टैरिफ्स लगाने होंगे तो वो लगाएंगे, जो कि उन्होंने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि कोई भी स्पेयर नहीं रहेगा। ऐसा यहाँ पे उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को भी यहाँ पे बोल दिया है। देखो, डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं डेली न्यूज़पेपर में आ ही रहे हैं कुछ ना कुछ, कभी किसी के ऊपर टैरिफ, कभी किसी के ऊपर टैरिफ, कभी किसको कुछ बोल दिया। तो ये सब चीज़ें देखो डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में चलती रहती हैं, राइट। दोस्तों, डेट है आज की 20 फरवरी 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के फिल्म बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करते हैं अपने पहले डिस्कशन के साथ। एंड पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है, वो डिस्कस करना है DICGC के बारे में। क्या मतलब है इस चीज़ का DICGC, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों, लेटर से आपने एक बैंक में कुछ पैसा जमा करा रखा है, ठीक है। अब आपका पैसा था बैंक में, आपने सोचा सेफ है, पर कल को क्या होता है, लेटर से किसी कारण की वजह से बैंक डूब जाता है, तो क्या आपका पैसा सेफ है या नहीं है। देखो, इस केस में पता क्या होता है, RBI की ना एक एंटिटी है DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। तो होता पता क्या है, आपका जो भी बैंक होता है ना, उस बैंक ने आगे इंश्योरेंस करवा रखा होता है। किसके साथ? DICGC के साथ। इंश्योरेंस तो आप समझते हो ना, कि अगर मान लो कोई आपका नुकसान हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या कुछ भी ऐसे कुछ गलत चीज हो जाती है, उस केस में इंश्योरेंस वाले आपको कुछ उसका एक तरह से कंपनसेशन प्रोवाइड करते हैं। सेम चीज यहाँ पर है। अगर मान लीजिए आपका बैंक डूब गया, तो क्या आपका डिपॉजिट सेफ रहेगा या नहीं रहेगा? देखो, ये डिपॉजिट सेफ रहेगा अप टू 5 लाख रुपीज। यानी कि आपने कुछ पैसा जमा कराया था, तो आपके बैंक ने आपके पैसे की इंश्योरेंस करवा रखी थी अप टू 5 लाख। तो अगर बैंक डूब भी जाएगा, तो आपको 5 लाख रुपए तक का पैसा आपको वापस मिल जाएगा। मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। मान लेते हैं कि आपने 2 लाख बैंक में जमा करवा रखा था, तो अगर बैंक डूब भी गया ना, तो आपको 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, DICGC आपको दे देगा। अगर मान लीजिए नंबर 5 लाख होगा, तो उस केस में आपको 5 लाख मिल जाएंगे। पर लेटर से अगर आपने 10 लाख करवा रखा हो, तो उस केस में भाई आपको सिर्फ 5 लाख ही मिलेंगे, क्योंकि इंश्योरेंस अमाउंट जो होता है वो 5 लाख तक का ही होता है। तो सरकार यहाँ पे सोच रही है, अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री यहाँ पे सोच रही है कि जो नंबर 5 लाख है ना, इसको हमें बढ़ा देना चाहिए, इस डिपॉजिट इंश्योरेंस के लिमिट को। ये यहाँ पे कहा जा रहा है, तो इसलिए ये चीज न्यूज में है। आज के समय अभी तो 5 लाख ही है, पर आगे फ्यूचर में इसको बढ़ाए जाने की बहुत संभावना देखने को मिल रही है। तो थोड़ा समझते हैं कि DICGC और क्या होता है। देखो, डिपॉजिट इंश्योरेंस जो है ना, दरअसल में 1962 में इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसको जो एस्टेब्लिश किया गया 1978 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया, जब हमने DIC, डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, और CGCI, क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को यहाँ पे मर्ज किया। एंड आप नोटिस कर पाओगे 1961 का हमारे पास एक्ट है, ठीक है, DICGC एक्ट, आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे, उसके माध्यम से इसको बनाया गया है। तो क्या काम करता है ये? डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड करता है बैंकों को। और ये RBI की फुली ओन्ड सब्सिडरी है, यानी कि 100% ओनरशिप किसकी है? 100% ओनरशिप का आपको RBI की देखने को मिल जाएगी। एंड मिनिस्ट्री जो उसको देखती है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो डिपॉजिटर के पैसे का प्रोटेक्शन करना, पब्लिक का कॉन्फिडेंस बना रहे बैंकिंग सिस्टम के अंदर, वो सारे काम आपको यहाँ पे DICGC के देखने को मिल जाएंगे। देखो, वैसे तो अलग अलग फंड्स यहाँ पे DICGC मैनेज करता है, पर आपको मेजरली जो फंड ध्यान रखना है, वो आपको डिपॉजिट इंश्योरेंस फंड ही है। जो मैंने अभी तक आपको समझाया ना, वो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। एक बात आप ध्यान में रखेंगे
कि यार जब इंश्योरेंस होती है ना, जब भी आप लोगों ने नोटिस किया होगा, हेल्थ इंश्योरेंस आप करवाते हो, कोई भी इंश्योरेंस करवाते हो, आप प्रीमियम पे करते हो या नहीं करते हो? बिल्कुल करते हैं, तभी तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग होता है। तो ये जो प्रीमियम पे करना होता है, ये कौन पे करता है बैंकिंग सिस्टम के अंदर? ये बैंक पे करते हैं। ध्यान रखना, मैं डिपॉजिटर हूं, आप डिपॉजिटर हो, हम लोग नहीं पे करेंगे यार ये प्रीमियम वाली चीज। ये बैंक जो होता है हमारा, मान लो जैसे मेरा आईसीआईसीआई बैंक है, तो मेरा आईसीआईसीआई बैंक प्रीमियम पे करेगा यहाँ पे डीआईसीजीसी को। गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, तो डिपॉजिट इंश्योरेंस फंड तो ये हो गया। इसके अलावा कुछ और फंड भी, जैसे क्रेडिट गारंटी फंड होता है। ये वो फंड होता है जहां पर अगर मान लो किसी ने किसी को लोन दिया है, पर लेटर से वो पैसा वापस नहीं कर पा रहा, तो गारंटेड पेमेंट आपको कौन कर देगा? डीआईसीजीसी। ये एक अलग फंड है, तो नॉट दैट इंपॉर्टेंट। बाकी जनरल फंड भी होता है जो कि डीआईसीजीसी के ऑपरेशनल एक्सपेंसेस ध्यान में रखता है। पर आपको ध्यान में ये रखना है, डिपॉजिट वाली जो चीज है, ये फंड आपको सबसे अच्छे से समझ आना चाहिए। बाकी इसके अलावा आप नोटिस कर पाओगे 1962 में जब हमने स्टार्ट किया, तो उस समय 287 बैंक्स आपको यहाँ पे इंश्योरेंस स्कीम यहाँ पे स्टार्ट करी गई। फिर आगे जाके इनकी संख्या 1997 हो चुकी है 2024 तक। अब आपके दिमाग में आ गया, सर इतने सारे बैंक्स कैसे हो गए? हमें तो 4 5 या 10 15 बैंकों का नाम पता है। देखो यार, समझो इस बात को, यहाँ पर ना आपके शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स तो कवर्ड ही हैं, पब्लिक भी कवर्ड है बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, फॉरेन बैंक्स भी कवर्ड हैं। इसके अलावा आपके आरआरबी बहुत सारे, आपके लोकल एरिया बैंक्स, आपके फॉरेन बैंक्स जो भारत में ऑपरेट कर रहे हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स तो बहुत सारे होते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरह से सब बैंक को ऐड करोगे ना, तो ये आपके लगभग 1997 बैंक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वो सारे के सारे यहाँ पे आपके कवर्ड हैं। इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान में रखनी है, पहली चीज, जो आपकी पैक्स होती है ना, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, वो यहाँ पर कवर नहीं होती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये सब चीजें तो कवर है, पर पैक्स के अंदर जो चीजें हैं वो यहाँ पे कवर नहीं है। इसके अलावा और क्या कवर नहीं है? देखो, जो फॉरेन गवर्नमेंट के डिपॉजिट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपॉजिट, स्टेट गवर्नमेंट का डिपॉजिट, या फिर इंटर बैंक डिपॉजिट। इंटर बैंक मतलब लेट अस से पहले बैंक ने दूसरे बैंक में कुछ पैसा डिपॉजिट करा रखा है, या दूसरे ने पहले में करवा रखा है, ये डिपॉजिट यहाँ पे इंक्लूड नहीं होते हैं। उसके अलावा स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक, इनके साथ डिपॉजिट करवाओगे, वो भी इंश्योर्ड नहीं होगा। और अगर मान लीजिए डिपॉजिट अगर आउटसाइड इंडिया है, ठीक है, या फिर आरबीआई ने बोल दिया कि ये चीज कवर नहीं होगी, तो वो चीज कवर नहीं होती है। एक्सेप्शन ध्यान में रखना, पैक्स कवर नहीं होते, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, ये सब यहाँ पे कवर नहीं होता। अगर ये बातें पता होंगी तो कोई भी क्वेश्चन आए डीआईसीजीसी का, आप उसको बड़े आराम से कर लोगे। हाँ, एक दो आखिरी छोटी छोटी चीजें, एक आपको ध्यान में रखना है कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों कवर होते हैं अप टू ₹5 लाख। इसके अलावा अगर आप नोटिस कर पाओगे, अगर आपकी मल्टीपल ब्रांचेस में अगर आपने पैसा रख रखा है, तो उनको क्लब कर दिया, उनको इकट्ठा करके देखा जाएगा, और 90 दिनों के अंदर आपको यहाँ पे पैसा मिल जाएगा। आपका सेविंग अकाउंट भी कवर है, आपका एफडी भी कवर्ड है, आपका आरडी भी कवर्ड है, आपका करंट अकाउंट, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको कवर्ड देखने को मिल जाएंगे अंडर जीआईसीजीसी। आई होप ये टॉपिक आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। अगले टॉपिक पे चलते हैं, एंड थोड़ा सा हमें इंडियन पोमेग्रेट्स के बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। इनके बारे में समझेंगे, पर पहले ना मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अथॉरिटी या के बारे में बताना चाहूंगा, दैट इज एपिडा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ रखा है एपिडा के ऊपर। तो दरअसल में एपिडा क्या है? इट इज एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसको एक एक्ट के द्वारा बनाया गया था जिसको नाम है एपिडा एक्ट 1985। तो ध्यान क्या रखना है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है सरकार के अंतर्गत। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत। ध्यान रखना, नाम में लिखा है एग्रीकल्चर, तो ये मत सोचना कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आएगी, नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है। क्या काम करती है? देखो नाम में क्या है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड का एक्सपोर्ट को कैसे डेवलप किया जाए। समझे या नहीं समझे? तो इसका काम ये होता है कि हमारे जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स हैं, वो कहीं ना कहीं ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करे, उसको ध्यान में रखना एपिडा की जिम्मेदारी होती है। तो इसमें फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स, मीट, पोल्ट्री प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट, कुछ भी, ये सारी चीजें जो हम कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट करते हैं ना, ये सारे इसके अंतर्गत हमें देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा एपिडा को ना आपके शुगर के इंपोर्ट जो इंडिया में होता है, उसको मॉनिटर करने की भी एडिशनल जिम्मेदारी इसको दे रखी गई है। बाकी इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें तो नई दिल्ली के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। एपिडा में आपको एक चेयरपर्सन देखने को मिल जाएंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। अलग अलग मिनिस्ट्रीज के मेंबर्स हैं, पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट के मेंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स हो गया, ये सारे मेंबर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इंश्योर यही करना है कि हमारे प्रोडक्ट्स ज्यादा से ज्यादा दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट हो पाए, दैट इज द फोकस ऑफ एपिडा। ठीक बात है। एंड इसके अलावा भी इसकी एक छोटी सी जिम्मेदारी और है। आप लोग जैसे जानते होंगे ना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के बारे में, तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को कहीं ना कहीं कुछ रिक्वायरमेंट्स मीट करनी होती हैं एनपीओपी के अंतर्गत, दैट इज नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। तो क्या वो उन रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में भी आपका एपिडा की जिम्मेदारी यहाँ पे रहती है। अब हुआ क्या है ना, जो पोमेग्रेनेट्स आप समझते हो, अनार की बात कर रहा हूँ, अरे अनार तो खाए होंगे ना सबने। तो अनार की अगर हम बात करें, तो हमने पहली बार पता क्या किया है, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के अनार होते हैं सेंगोला और भगवा।
ये जो दो आपके प्रीमियम क्वालिटी के आपके जो अनार है ना, ये पहली बार हमने ऑस्ट्रेलिया भेजे हैं वाया सी, तो इसीलिए ये न्यूज़ में आ चुका है। एपिडा तो देखो समझना ज़रूरी ही था, ये तो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है ही है, पर थोड़ा-सा हम अनार के बारे में, पोमेग्रेनेट्स के बारे में अंडरस्टैंड कर लेते हैं। दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि जो अनार होते हैं ना, वो ईरान और नदर्न इंडिया इनके नेटिव माने जाते हैं एंड आज के समय के ऊपर इंडिया, ईरान, टर्की, स्पेन, यूएस, चाइना यहाँ पर अच्छे से इनको ग्रो किया जाता है। इनको ग्रो करने के लिए थोड़ी-सी रेनफॉल चाहिए, मॉडरेट रेनफॉल चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर रेनफॉल होगी ना, उससे कहीं न कहीं जो आपका अनार का आपका जो फ्रूट है, वो कहीं न कहीं क्रैक कर जाता है, वो टूट जाता है। इसके अलावा इनको हॉट ड्राई समर्स चाहिए, ठीक है? विंटर्स हल्की-सी कूल होनी चाहिए, पर नॉर्मली जो टेम्परेचर रहना चाहिए, वो 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहना चाहिए। अब ये जो आपका टेम्परेचर है ना और जो थोड़ा रेनफॉल है, वो महाराष्ट्र के साथ काफ़ी मैच करती है। इसीलिए अगर हम बात करें महाराष्ट्र, खासकर जो सोलापुर वाला जो रीजन है, ठीक है? वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है इनकी ग्रोथ के लिए, इनके इनके ग्रो करने के लिए। इसके अलावा कर्नाटका, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, यहाँ पर भी इनको ग्रो किया जाता है। तो जो मैं बात कर रहा था 2 पर्टिकुलर प्रीमियम क्वालिटीज़ की, संगोला और भगवा, ये अपने आप में बहुत ही अलग तरह की वैराइटीज़ हैं क्योंकि इनमें शुगर कंटेंट हाई होता है, उससे काफ़ी आपको टेस्टी लगता है जो अनार होता है। इसके अलावा डीप रेड एरिल्स, एरिल्स जो होते हैं इसके जो बीज होते हैं, अंदर जब आप अनार को बाहर से तोड़ते हो ना, तो जो आप खाते हो जो बीज होते हैं, राइट? तो वो जो बीज होते हैं वो काफ़ी लाल कलर के होते हैं, तो काफ़ी देखने में भी काफ़ी उनकी डिमांड बढ़ जाती है। बाकी शेल्फ लाइफ लंबे समय तक आप इनको यहाँ पे इस्तेमाल कर पाओगे, तो एक्सपोर्ट में भी यहाँ पे इनको देखने को मतलब फ़ायदा इनमें देखने को मिल जाता है। बाकी जो सॉइल चाहिए, उसका जो पीएच होना चाहिए 6.5 टू 7.5 पीएच होना चाहिए और वेल ड्रेन्ड सैंडी लोमी या क्लेई लोम सॉइल के अंदर यहाँ पे इनको ग्रो किया जाता है। ये कुछ पॉइंट्स थे पोमेग्रेनेट्स के बारे में जो हमें पता होने चाहिए। अगले टॉपिक पे दोस्तों आते हैं। अगला टॉपिक हमारा है नक्शा के रिगार्डिंग। देखो आप लोगों ने ना, हो सकता है एक स्कीम के बारे में सुना हो, स्वमित्व। सुना आप लोगों ने? स्वमित्व स्कीम क्या है? सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। आप जानते होंगे इसके माध्यम से हम कहीं ना कहीं विलेजेस का सर्वे कर रहे हैं, राइट? उसी तरह से ना एक हमारी जो स्कीम है, ये लॉन्च करी जा रही है हमारे अर्बन एरियाज के रिगार्डिंग। वो है, स्कीम का नाम क्या है? नक्शा, नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन। इसका नाम क्या है? नक्शा स्कीम। अब है तो देखो अर्बन एरियाज की, पर यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट यहाँ पे रन करेगी इस स्कीम को। तो सर करेंगे क्या इस स्कीम के अंदर? देखो यहाँ पर ना हमारे अर्बन एरियाज के अंदर जो भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको बनाना, उनको अपडेट करना एंड प्रॉपरली इंश्योर करना कि कौन सी जमीन किसकी है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना, ये इसकी जिम्मेदारी रहने वाली है। तो इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे टोटल 152 अर्बन लोकल बॉडीज को यहाँ पे कवर करेंगे अक्रॉस 26 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज। अब इसके माध्यम से होगा क्या, अगर मान लो हमने डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से कर दिया, आप खुद समझो ना, इससे कहीं ना कहीं सिटीजन्स को एम्पावर होगा कि क्योंकि देखो बहुत सारे ना जो जमीन के रिगार्डिंग जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं, पर अगर हमने प्रॉपर लैंड रिकॉर्ड्स बना दिए, उनको प्रॉपर्ली डिजिटलाइज कर दिया, उससे कहीं न कहीं सारी चीज़ें बेहतर हो जाएँगी, अर्बन प्लानिंग भी हम बेहतर कर पाएँगे, ईज़ ऑफ लिविंग भी हमारा इम्प्रूव होगा एंड आईटी बेस्ड सिस्टम की वजह से एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे बढ़ेगी। तो आप नोटिस कर पाओगे कि यहाँ पर जो मध्य प्रदेश का जो है ना, मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, वो भी यहाँ पर इसका जो जीआईएस प्लेटफॉर्म है वो डेवलप करेगा। इसके अलावा डेटा वगैरह ऑनलाइन स्टोर करना होगा, तो वो जिम्मेदारी दी गई है नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर सर्विस को। एंड साथ ही साथ आपके जो स्टेट एंड यूटी की गवर्नमेंट्स हैं वो यहाँ पे फील्ड सर्विस करेंगी, ग्राउंड के ऊपर क्या सच है, किसकी ज़मीन कौन सी है, वो इंश्योर करना यहाँ पे इनकी जिम्मेदारी रहने वाली है। तो आप नोटिस कर पाओगे अभी के लिए पायलट प्रोग्राम होगा, इसको लगभग 194 करोड़ लगेंगे जो कि सरकार यहाँ पे इसको वहन करेगी, फिर आगे जाके इसको और एक्सपेंड यहाँ पे किया जाएगा। जो सर्वे ऑफ इंडिया है वो यहाँ पे एरियल सर्विस करेगा एंड अकॉर्डिंगली हमें चीज़ें यहाँ पे बताएगा। तो ये पॉइंट है नक्शा के बारे में जो हमें यहाँ पे पता होने चाहिए। आगे आते हैं म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमईज। दोस्तों जब ना बजट आया था 2025-26 का, तो उस समय सरकार ने बोला था हम एमएसएमईज के लिए एक स्कीम लाएंगे एंड फाइनली सरकार ने वो स्कीम यहाँ पे लॉन्च कर दी है। सबसे पहले मैं आपको एमएसएमई बता देता हूँ क्या होते हैं। देखो एमएसएमई की जो चीजें थी ना वो भी चेंज करी गई थी इस बजट के अंदर। पहले पता क्या होता था, इन्वेस्टमेंट लिमिट और टर्नओवर लिमिट कुछ अलग थी, है ना? अब उसको चेंज कर दिया गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले जो माइक्रो के लिए जो करंट लिमिट थी वो थी 1 करोड़, अब उसको बढ़ा के 2.5 करोड़ कर दिया गया है। सिमिलरली स्मॉल की जो इन्वेस्टमेंट लिमिट थी वो 10 को उसको 2.5 से मल्टीप्लाई करके 25 कर दिया गया है एंड मीडियम की भी 2.5 टाइम्स इंक्रीज हुआ है आपकी इन्वेस्टमेंट लिमिट। सिमिलरली टर्नओवर लिमिट की बात करें तो इस टर्नओवर लिमिट को भी डबल किया गया है पहले के मुकाबले के अंदर। तो अब आपको जो रिवाइज्ड वाले लिमिट्स है ना आपको वो ध्यान में रखनी है, ठीक है? ये बात तो हमने पहले भी पढ़ी थी, एक बार एमएसएमई के बारे में डिस्कशन प्रीलिम बूस्टर में पहले भी हो चुका था। अब ये जो स्कीम है सर, ये क्या स्कीम है? देखो एक्चुअली में पता क्या होता है, हमारे जैसे जो बैंक्स होते हैं वो कहीं ना कहीं पैसा देने से कतराते हैं एमएसएमईज को,
उनको लगता है यार एमएसएमई पैसा वापस नहीं दे पाया तो दिक्कत होती है ना। तो इसीलिए एमएसएमईज के लिए बेहतरी के लिए ना ये स्कीम सरकार ले आई है, म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमईज। अब इसके माध्यम से क्या होगा, यहाँ पर सरकार क्या बोलेगी, गवर्नमेंट यही बोलेगी ना कि बैंक आपको डर लगता है ना एमएसएमईज को लोन देने में, कोई बात नहीं, आप लोन दीजिए, हम बैठे हैं क्यों, क्योंकि हम दे देंगे लोन की गारंटी। अगर मान लीजिए एमएसएमई पैसा नहीं रिटर्न कर पाया तो हम दे देंगे, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर पता क्या होगा, यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे 100 करोड़ तक की कोलैटरल फ्री लोन की गारंटी यहाँ पे सरकार देगी एमएसएमईज के लिए। यानी कि अगर एमएसएमई लोन नहीं रीपे करेगा तो कोई बात नहीं, सरकार उसका लोन यहाँ पे बैंक को रीपे कर देगी। इस तरह से यहाँ पे सिस्टम है। अब इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो यहाँ पे गारंटी कवरेज है ना, वो 100% नहीं है, वो 60% है। ठीक है, आपके बैंक को 60% गारंटी कवरेज यहाँ पे दिया जाएगा जो भी लोन्स सैंक्शन हुए हैं अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम। ये बात आपको पता होनी चाहिए। पर यहाँ पर कुछ एक कंडीशंस भी बताई गई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एमएसएमईज का वैलिड उद्यम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, गारंटेड लोन अमाउंट 100 करोड़ से एक्सीड नहीं करना चाहिए, भले ही जो प्रोजेक्ट है वो कितने मर्जी करोड़ का हो, पर लोन अमाउंट की गारंटी वो 100 करोड़ को कभी भी एक्सीड नहीं करेगी। एमएसएमईज ऑलरेडी किसी एनपीए के साथ, मतलब ऑलरेडी उसको क्लासिफाई एनपीए नहीं होना चाहिए, तभी वो चीज़ हो पाएगी। एंड कम से कम 75% जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है ना, वो मशीनरी या इक्विपमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग एलोकेशन होनी चाहिए। अब ऐसा क्यों, देखो यार, मशीनरी और इक्विपमेंट के ऊपर जब होगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैंक को आसानी हो जाती है। कल को मान लो एमएसएमई ने लोन रीपे नहीं किया, ऐसा नहीं है कि वो भाग जाएगा, कुछ पैसे तो यहाँ से मशीनरी और इक्विपमेंट से रिकवर हो जाएगा ना। इसीलिए सरकार भी सोच समझ के गारंटी देती है कि किसको गारंटी देनी है, ऐसा नहीं कि सबको गारंटी दी जा रही है। तो फाइनेंशियल सपोर्ट दी जा रही है एंड कोलैटरल फ्री लोन्स यहाँ पे दिए जाए हैं, ताकि एमएसएमईज डेवलप कर पाए, मॉडर्नाइज हो पाए, अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड करें एंड ग्लोबली आगे जाएं। तो आप नोटिस कर पाओगे ये जो स्कीम है कौन किसके द्वारा देखी जा रही है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस है उसके द्वारा यहाँ पे ये स्कीम देखी जा रही है। एंड जो फंड है उसको मैनेज कर रहा है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की ही एक होली ओन्ड कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपके बैंक्स लोन दे सकते हैं, एनबीएफसीज लोन दे सकती हैं, बाकी और जो रजिस्टर्ड लेंडर्स हैं दे कैन पार्टिसिपेट एट एज मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम एंड इसके माध्यम से ये लोन दे पाएंगे। तो ध्यान में क्या रखना है कि ये जो स्कीम है ये 4 साल के लिए है, या फिर जब तक 7 लाख करोड़ की गारंटीज नहीं दी जाती तब तक, दोनों में से जो चीज पहली हो जाएगी तब ये स्कीम यहाँ पे बंद हो जाएगी। ये बातें यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज भारत टैक्स 2025। यहाँ पे टैक्स का स्पेलिंग देखो, ये टीईएक्स है, टैक्स नहीं है। टैक्स वर्ड से क्या है, ये टैक्स वर्ड स्टैंड करता है टेक्सटाइल के रिगार्डिंग। देखो प्रधानमंत्री जी ने रिसेंटली भारत टैक्स 2025 को एड्रेस किया था एट भारत मंडपम नई दिल्ली। अब ये भारत टैक्स क्या है, देखो यहाँ पर ना बहुत सारे देश भर के, दुनिया भर के लोग इकट्ठा होते हैं एंड भारत का जो टेक्सटाइल हेरिटेज है उसको यहाँ पे शोकेस किया जाता है भारत मंडपम में, ताकि हम कहीं ना कहीं टेक्सटाइल को और बेहतर बना पाएं, लोगों को इनके बारे में और जानकारी मिले। तो इसमें सारी चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल पूरी टेक्सटाइल वैल्यू चेन हो गया, आपके रॉ मटेरियल, फिनिश प्रोडक्ट्स, एक्सेसरीज, ये सब हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब इंडिया ने, देखो आप नोटिस कर पाएंगे, टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर काफी अच्छा काम किया है। हालांकि हम और बेहतर भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स और अप्रैल एक्सपोर्ट जो पिछले साल किए थे उसके कंपैरिजन में 7% का ग्रोथ है एंड दुनिया में हम आज के समय 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल देखने को मिल जाएंगे। एंड कंट्री के टोटल एक्सपोर्ट्स का 8% वो टेक्सटाइल से ही आता है। और हमारी कोशिश ये है कि 2030 तक हम 9 लाख करोड़ तक टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बना दें। दिस इज अवर फोकस। आज के समय दुनिया में 4.5% शेयर ग्लोबल ट्रेड के अंदर जो टेक्सटाइल्स में है वो भारत का ही है। एंड हमारा जो ज़्यादातर आप नोटिस कर पाओगे जो एक्सपोर्ट होता है वो यूएस और यूरोपियन यूनियन में देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ टेक्सटाइल सेक्टर, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का 11% जो एम्प्लॉयमेंट है वो टेक्सटाइल सेक्टर ही यहाँ पे प्रोवाइड करता है। एंड इसीलिए सरकार ने अलग अलग स्कीम्स भी यहाँ पे स्टार्ट करी हुई हैं, जैसे मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, ये कॉटन की रिगार्डिंग अभी यहाँ पे लॉन्च करी गई है। इसके अलावा टेक्निकल टेक्सटाइल के ऊपर हमने फोकस रखा है। टेक्निकल टेक्सटाइल वो होती हैं जिनको किसी ना किसी फंक्शन के लिए बनाया जाता है, जैसे मैंने कई बार डिस्कस किया ना, जैसे पीपी किट्स हैं। अब पीपी किट सिर्फ देखने के लिए नहीं है, उसका कुछ फंक्शन है कि वो लोगों को बचाए, मतलब डॉक्टर्स को या बाकियों को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करे अलग अलग इन्फेक्शन से। इसके अलावा आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जैसे हमारे क्रिकेटर्स की जर्सीज बनाई जाती हैं, वो इस तरह से बनाई जाती हैं कि उनका पसीना वो सोख पाए, है ना, उनको ज़्यादा पसीना ना आए।
राइट। इस तरह से आपके जो जैकेट्स बनाई जाती हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स वगैरह हो गया, वो भी एक पर्पस की वजह से बनाई जाती है, उनको बोलते हैं हम टेक्निकल टेक्सटाइल। इसके अलावा एमएसएमई की सपोर्ट के लिए हम डेफिनेटली यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं स्मर्थ स्कीम के अंतर्गत, एंड साथ साथ हम हैंडलूम प्रमोशन भी कर रहे हैं ताकि हमारे हैंडलूम प्रोडक्ट की डिमांड और यहाँ पे बढ़े। सो भारत बहुत काम कर रहा है टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। एक और टॉपिक हमें समझना है, दैट इज एआई फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। दरअसल में दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और इंटेल इंडिया, इन सब ने मिलकर ना एआई फॉर एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट किया है ताकि देश के अंदर एआई एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, इसको यहाँ पे हम प्रमोट कर पाए। अब नोटिस करो आज के समय, देखो यार एआई की बात तो बहुत होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम अक्सर डिस्कस करते रहते हैं, पर हमारे जो लोग हैं, हमारे जो यंग इनोवेटर्स हैं, उनको भी तो एनकरेज करना होगा कि इन कॉन्सेप्ट्स को समझें एंड एंटरप्रेन्योर की तरह सोचें। अब जैसे यूएसए हो गया, चाइना हो गया, तो बहुत आगे जा रहे हैं एआई के फील्ड के अंदर, तो इंडिया को भी जरूरत है कि भारत के लोगों को भी, या हमारे जो यंग लोग हैं उनको हम ट्रेन करें इस चीज के रिगार्डिंग, उनको एसेंशियल एआई और बिजनेस स्किल्स दें। उसी लिए यहाँ पर एआई फॉर एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट किया गया है, जिसके माध्यम से 1 लाख युवाओं को 2025 तक, मतलब इस साल के अंदर यहाँ पे उनको एआई स्किल्स यहाँ पे दिए जाएंगे। तो इंडिया का जो मिशन है उसको यहाँ पे सपोर्ट करेगा, युवा इसको यहाँ पे समझ पाएंगे कैसे उसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर स्ट्रेटजीज यहाँ पे कवर करी जाएंगी, एंड इसमें अर्बन रूरल लर्नर्स दोनों कवर किए जाएंगे ताकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, एंड कहीं ना कहीं जो पार्टिसिपेंट मॉड्यूल को कंप्लीट करते हैं उनको एक सर्टिफिकेट भी यहाँ पे दिया जाएगा। राइट। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। बात करें अगर ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है एंड कौन सा गलत है। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था ना, एक था उनमें से M23 ग्रुप, क्या ये कॉन्गो और रवांडा के साथ लिंक्ड है? बिल्कुल, कल हमने इनका डिस्प्यूट अच्छे से समझा था, तो बिल्कुल उनके साथ ही लिंक्ड है, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसके अलावा अगर हम बात करूं एक्साइज धर्मा गार्जियन की, तो ये फ्रांस एंड इंडिया के बीच में नहीं बल्कि जापान एंड इंडिया के बीच में आपको देखने को मिल जाती है, इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट बन जाएगा। लास्ट स्टेटमेंट की बात करें प्रोजेक्ट वाटरवर्थ की, तो बिल्कुल यहाँ पर एआई का इस्तेमाल होगा, मतलब एक्चुअली सी केबल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा ताकि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आगे और उसको यहाँ पे और स्केल अप कर पाएं। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। मेटा का ये प्रोजेक्ट था, हमने ये भी कल यहाँ पे डिस्कस कर लिया था। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।